दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रीतिकालीन काव्य तथा काव्यांग विवेचना का, किसका? हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर का या हिंदी साहित्य का जो थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जैसे रीतिकालीन काव्य तथा काव्यांग विवेचना का जो पेपर होगा, उसके जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, उनके बारे में अपन अच्छे से रिविजन करने वाले हैं। आपका पूरा पूरा वन शॉट रिवीजन होने वाला है। तो आपको क्या करना है, पूरी की पूरी क्लास को देखना है। साथ के साथ सभी विद्यार्थियों को एक टारगेट देता हूं, 25,000 सब्सक्राइबर अपने को पूरे करने हैं। कितने सब्सक्राइबर? 25,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको अपना अचीव करना है। कैसे अचीव करेंगे? जब आप में से एक एक विद्यार्थी मेरी मदद करेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके। समझ में आ गया? तो ये अपन सब का चैनल है, इस अपन सब का इस चैनल को आगे बढ़ाने में योगदान है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करवा देना है। साथ के साथ आपके जितने 5 विद्यार्थी हैं उनको इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी मदद मिल सके इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई? सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने क्या कर लो, कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद लो। साथ के साथ जो पीडीएफ में अगर पढ़ा रहा हूं, अगर ये फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। वहां पर फ्री में मैंने कॉन्टेंट, फ्री में पीडीएफ डाल रखे। अगर फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे पहुंच जाओगे। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे पहुंचने के बाद में यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन है कोने में, इस पे क्लिक करना और सर्च करना आपको हिंदी लिटरेचर। क्या? हिंदी लिटरेचर सर्च करना है। जैसे हिंदी लिटरेचर सर्च करोगे, यहाँ पर हिंदी लिटरेचर थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, जाकर इसको अच्छे से पढ़ लेना। और हिंदी लिटरेचर भाई इस प्रकार से सर्च करना है, कोई शब्द को बड़े रूप में सर्च मत करना। चलिए भाई, अब क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने इकाई फर्स्ट को, जिसमें रीतिकाल के परिचय प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, रीतिकाल क्या है? भाई रीतिकाल क्या? आपके सामने रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह काल जिसमें काव्य रचनाएं, शास्त्रीय नियम, अलंकार और न्यायिक भेदों पर आधारित रही, इसको रीतिकाल कहा जाता है। नाम से समझो, रीतिकाल मतलब, रीति मतलब नियम कायदे, ऐसा काल जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित नियम कायदों का वर्णन किया जाता था। समझ में, उसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। मतलब काव्य की रचनाएं की जाती थी, उसमें जो शास्त्र से संबंधित आपके सामने नियम कायदे देखने को मिलते थे। अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था और नायिका भेद पर आधारित थी। मतलब नायिका है, कोई भी महिला है आपके सामने, कोई भी नारी है, उसके रूप सौंदर्य का आपका क्या देखने को मिलता था? वर्णन देखने को मिलता था। उसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, रीतिकाल की समय अवधि क्या थी? तो सामान्यतः रीतिकाल का समय 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक देखने को मिलता है। रीतिकाल का समय कब से कब देखने को मिलता है? 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक देखने को मिलता है। कब? 1643 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है और 1843 ईस्वी तक इसका आगे तक विस्तार देखने को मिलता है अपने को। रीतिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी? मुगल दरबार, सामंती संस्कृति और जो संगारिक वातावरण ने रीतिकाल के काव्य को प्रभावित किया। मीन्स रीतिकाल की पृष्ठभूमि का अर्थ है कि रीतिकाल की क्या क्या विशेषताएं थी। तो रीतिकाल है वो मुगल दरबार में लिखा गया। कब? मुगल दरबार के अंदर जितने भी कवि होते थे उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई, उसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। वो रीतिकाल का समय मुगल दरबार के कवियों के द्वारा लिखा गया था। सामंती संस्कृति, सामंती संस्कृति क्या होता है? कोई भी दरबारी कवि है वो उस राजा के बारे में बढ़ाई करके लिखता था, उस प्रकार का साहित्य था। तथा संगारिक, संगार रस, हिंदी साहित्य में 10 प्रकार के अलग अलग प्रकार के रस पाए जाते हैं, उसमें संगार रस, संगार रस क्या होता है? जब आप किसी भी साहित्य को पढ़ो और उसमें प्रेम की भावना निकल कर आए, उसको संगार रस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार का साहित्य जिसमें प्रेम भावना की बात की जाती थी, वो आपके सामने देखने को मिलता था। किसमें? रीतिकाल के अंदर। समझ में आ गया? रीतिबद्ध काव्य क्या होता है? क्या होता है रीतिबद्ध काव्य?
वह काव्य जो शास्त्र के नियमों और ग्रंथों के अनुसार रचा गया उसको रीतिबद्ध काव्य के नाम से जाना जाता है। मतलब कौन सा काव्य जो शास्त्र के जो नियम दिए गए हैं और ग्रंथों के अनुसार जो साहित्य लिखा जाता है उसको रीतिबद्ध काव्य के नाम से जाना जाता है। किस काव्य के नाम से भाई? जो शास्त्र में लिखे गए नियम कायदों के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार रचा गया साहित्य को रीतिबद्ध काव्य कहा जाता है। मतलब सीधी सीधी बात है, रीति मतलब नियम कायदा और बद्ध मतलब उसको बंधन कर देना। तो कोई भी नियम कायदे बना दिए गए कि छंदों का प्रयोग करना है, अलंकारों का प्रयोग करना है, आपके सामने कोई साहित्य की रचना करनी है तो उसमें इतने मात्राओं का प्रयोग करना है। तो जब कोई भी काव्य की रचना की जाए और उसमें उतनी मात्राओं का, छंदों का, अलंकारों का प्रयोग किया जाए, इस प्रकार के साहित्य को रीतिबद्ध काव्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रीतिबद्ध काव्य के नाम से जाना जाता है। रीति सिद्ध काव्य की क्या विशेषता होती है? इसमें नियमों का पालन करने हेतु काव्य की स्वाभाविक और भाव्य सौंदर्य पाया जाता है। मतलब रीति सिद्ध क्या होता है भाई? आपके सामने अगर कोई भी साहित्य होता है ना, उसमें नियमों का तो पालन होता ही होता है। किसका? नियमों का तो पालन होता ही होता है, साथ के साथ जो कवि है उसके मन में आ जाए तो अपने हिसाब से भी साहित्य की क्या कर सकता है? वर्णन करता है। समझ में आ गया? तो रीति सिद्ध काव्य वही होता है जिसमें नियमों का पालन भी होता है और साहित्यकार उसके मन में आने वाली भावनाओं को, अपनी वास्तविकता को अपने हिसाब से भी प्रदर्शित करता है। रीति मुक्त काव्य क्या होता है? शास्त्रीय बंधनों से मुक्त भावपूर्ण प्रधान काव्य को रीति मुक्त काव्य होता है। शास्त्रीय मतलब ऐसा काव्य जिसमें नियम कायदों के का कोई बंधन नहीं है, कवि के जैसे मन में आई उसी हिसाब से अपने साहित्य की रचना की गई, भावनाएं देखने को मिली, उसको रीति मुक्त काव्य के नाम से जाना जाता है। रीति काल के प्रमुख रस कौन से थे? तो मैंने आपको बार बार बताया है, रीति काल में कौन सा रस आपके सामने मुख्य रूप से देखने को मिलता था? श्रृंगार रस। कौन सा रस मुख्य रूप से देखने को मिलता था भाई आपके सामने? श्रृंगार रस है, उसको बहुतायत में प्रयोग में लिया जाता था। अगले वाला प्रश्न है, रीति काल के प्रमुख कवि का नाम बताइए। तो बिहारी हैं, वो रीति काल के प्रमुख कवियों में से हैं। कौन? आपके सामने जो बिहारी हैं वो आपके सामने रीति काल के प्रमुख कवियों में से उनका नाम आता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। रीति काल की भाषा कौन सी थी? तो रीति काल में आपके सामने ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का मुख्यतः प्रयोग देखने को मिलता था। कौन सी भाषा भाई? ब्रज भाषा का मुख्यतः प्रयोग होता था। रीति काल की एक विशेषता क्या होती है? रीति काल में अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग होता है। किसका? जो अलंकार होते हैं उनका प्रयोग बहुत अधिक देखने को मिलता है। किसका प्रयोग? अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। क्यों? कोई भी काव्य है उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और रीति काल में भी यही देखने को मिलता है, अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। यूनिट सेकंड की बात करें जिसमें छंद और अलंकारों का ज्ञान है। पहला है दोहा छंद की आपके सामने लक्षण बताइए। कौन सा होता है दोहा छंद? जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं मतलब देखो दोहा छंद में कितनी पंक्तियां होती है पहले तो ये समझो। दोहे छंद में 2 पंक्तियां होती है। कितनी पंक्तियां होती हैं? 2 पंक्तियां देखने को मिलती हैं, एक तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली। जिसमें कितना होता है? ऊपर वाली में प्रथम चरण में 13 पद चरण देखने को मिलते हैं और नीचे वाले में 11 पद या शब्द देखने को मिलते हैं। मतलब दोहा छंद में पहली पंक्ति में 13 शब्द और आपके सामने नीचे वाले में 11 मात्राएं देखने को मिलती हैं। समझ में आ गई? ऊपर वाले में 13 मात्रा, नीचे वाले में 11 मात्रा, इस तरीके से 24 मात्राएं होती हैं 2 पंक्तियों में। अगले वाला चौपाई छंद क्या होता है? कौन सा छंद? चौपाई छंद कौन सा देखने को मिलता है? चौपाई छंद है वो कौन सा छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण देखने को मिलते हैं भाई? ऐसा छंद जिसमें 4 चरण देखने को मिलते हैं। और 4 चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? कुल 16 मात्राएं देखने को मिलती है। कितनी मात्राएं? कुल 16 मात्राएं देखने को मिलती हैं। उसको चौपाई छंद के नाम से जाना जाता है। कौन से छंद के नाम से? चौपाई छंद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार का छंद जिसमें 4 पंक्तियां हो और 16 मात्राएं देखने को मिली उसको चौपाई छंद के नाम से जानते हैं। कवित्त छंद कौन सा होता है? कवित्त छंद का वर्णिक गणना होती है और ये वीर व श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध है। कवित्त छंद कौन सा होता है भाई? ऐसा छंद जिसकी जो वर्णों में आपके सामने गिनती की जाए और जिसमें वीर और श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध हो। कौन से रस के लिए? वीर रस की प्रधानता देखने को मिले, मतलब जिसको पढ़ने के लिए आपके अंदर उत्साह की, ओजस्व की भावना आ जाए वो वाला, और प्रेम रस है वो आपके सामने देखने को मिले, उसको कवित्त छंद के नाम से जाना जाता है। अच्छे से समझ लेना भाई, ऐसा छंद जिसमें प्रेम
की भावना देखने को मिले और ओजस्व की भावना देखने को मिले। कुंडलिया छंद कौन सा होता है? दोहा और रोला के मेल से बना छंद कुंडलिया कहलाता है। मतलब कौन सा भाई आपके सामने दोहा और रोला के मेल से आपके सामने जो आपके सामने जिन छंदों का मिलाप होता है उसको कुंडलिया छंद के नाम से जाना जाता है। कौन से छंद के नाम से? कुंडलिया छंद के नाम से जाना जाता है। जिसमें किसका प्रयोग होता है? दोहा और रोला का प्रयोग होता है, उसको कुंडलिया छंद के नाम से जाना जाता है। अनुप्रास अलंकार, समान वर्णों के बार बार आवर्ती उत्पन्न होने से कौन सा अलंकार उत्पन्न होता है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार प्रयोग होता है। मतलब एक प्रकार के वर्णों का बार बार उपयोग होने से जो जिस आपके सामने अलंकार का प्रयोग होता है उसको अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चम्मच से चटनी चटाई, तो च च च च का प्रयोग हो रहा है ना। तो किस प्रकार का अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई आपके सामने? अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए। जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाए उसको उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। उपमा अलंकार क्या होता है? कोई एक व्यक्ति की आपके सामने तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाए उसको उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपके सामने उसका चेहरा चांद सा चेहरा है, तो क्या उसका चेहरा चांद है? नहीं है। हम तुलना कर रहे हैं, कैसा चेहरा भाई उसका? चांद जैसा चेहरा है। तो ये कैसा आपके सामने अलंकार है? उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के अलंकारों को हम किस नाम से जानते हैं? उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। रूपक अलंकार, जहां उपमेय की उपमान का अभेद रूप से आरोप लगे उसको रूपक अलंकार के नाम से जाना जाता है। मतलब उपमेय का उपमान पर आपके सामने क्या हो, बोध हो, उसको रूपक अलंकार के नाम से जाना जाता है। मतलब यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक ही शब्द की पुनः आवृत्ति अलग अलग अर्थों के लिए हो आपके सामने। जैसे एक ही शब्द का प्रयोग किया गया, वो तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती हैं। मतलब तीन बेर खाती थी, मतलब एक समय ऐसा था जब आपके सामने भाई कोई राजकुमारी 3 टाइम खाना खाती हैं, और एक ऐसा वक्त आ गया जिसमें वो 3 ही बेर खाकर जीवन यापन करती है। मतलब बेर शब्द क्या है? उसमें एक बार तो समय के लिए प्रयोग हुआ है और एक बार जो बेर आपके सामने फल होता है उसके लिए प्रयोग हुआ है। तो यमक अलंकार वही है जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसका हर बार अलग अलग अर्थ निकलने को मिले, उसको यमक अलंकार के नाम से। अगला है व्योकृति अलंकार। कौन सा होता है? कथन में किसी टेढ़ी मेढ़ी शैली को व्योकृति अलंकार कहा जाता है। मतलब कोई भी बात कही उसको घुमा फिरा के कहा गया या टेढ़ी मेढ़ी शैली में कहा गया, उसको वक्रोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। किस अलंकार के नाम से? वक्रोक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है। अगला दृष्टांत अलंकार क्या होता है? उदाहरण द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करना दृष्टांत अलंकार कहलाता है। मतलब कोई भी उदाहरण के माध्यम से अगर अपनी बात रखते हैं तो उसको दृष्टांत अलंकार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 पढ़ते हैं जिसमें केशवदास, देव और भूषण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। केशवदास का साहित्यिक महत्व बताइए। केशवदास का साहित्यिक महत्व क्या होता है? केशवदास रीति काल के आचार्य कवि हैं। केशवदास कौन है भाई आपके सामने? जो रीति काल के आपके सबसे प्रमुख कवियों में से एक दिखाई देते हैं, जिसके काव्य शास्त्र और जिन्होंने काव्य शास्त्र और काव्य दोनों की रचना की। मतलब काव्य शास्त्र की भी रचना की है और आपके सामने काव्य की भी रचना की है। दोनों की रचना किसके द्वारा की गई है भाई? काव्य केशवदास के द्वारा की गई है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भाई, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। रामचंद्रिका किसकी आपके सामने रचना भाई? रामचंद्रिका केशवदास की प्रसिद्ध करती है। किसकी करती है? रामचंद्रिका केशवदास की प्रसिद्ध करती है। उनके द्वारा लिखी गई आपके सामने एक प्रसिद्ध जो लेखन है, किसके द्वारा? केशवदास के द्वारा। केशवदास के द्वारा कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा लिखी गई है? ब्रज भाषा लिखी गई है। केशवदास के द्वारा कौन सी भाषा को लिखा गया है भाई? ब्रज भाषा को आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा गया है। देव किस प्रकार के कवि हैं? देव किस प्रकार के कवि आपके सामने? श्रृंगार रस के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि है। कौन से कवि भाई आपके सामने? जो श्रृंगार रस होता है उसके कवि देखने को मिलते हैं। कौन से कवि आपके सामने? रीतिकाल के प्रमुख कवि देखने को मिलते हैं और श्रृंगार रस
के प्रमुख कवि हैं। मतलब श्रृंगार रस वो रस होता है जिसमें आपके सामने प्रेम भावना देखने को मिलती है। कौन सी भावना देखने को मिलती है भाई? प्रेम भावना देखने को मिलती है। जिस कथन को पढ़कर, जिस काव्य को पढ़कर आपके सामने प्रेम की भावना देखने को मिले, उसको श्रृंगार रस के नाम से जाना जाता है। देव ग्रंथावली की विशेषता बताइए। देव ग्रंथावली की क्या विशेषता है? देव ग्रंथावली में भाव, सौंदर्य और अलंकारिता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भाव, सौंदर्य। कोई भी कथन है उसमें सौंदर्यता देखने को मिलती है, भावनाएं निकलती हैं, और अलंकार का बहुतायत में प्रयोग किया गया है। किसका अलंकार है उसका बहुतायत में प्रयोग किया गया है। किसमें? देव ग्रंथावली के अंदर। अगले वाला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण है वो वीर रस के कवि हैं। कौन से रस के कवि हैं भाई? वीर रस के कवि देखने को मिलते हैं। कौन से रस के कवि हैं भाई? वीर रस। मतलब अगर आप भूषण को जब पढ़ते हो तो आपके अंदर ओजस्व की भावना देखने को मिलती है। आपके अंदर क्या है? देशभक्ति की भावना देखने को मिलती है। उस प्रकार के जो कवि होते हैं उनको वीर रस के कवि के नाम से जाना जाता है। भूषण ग्रंथावली का विषय क्या है? इसमें वीरता, स्वाभिमान व राष्ट्रीय चेतना का चित्रण देखने को मिलता है। मतलब भूषण ग्रंथावली को पढ़ते हो तो इसमें आपके सामने भूषण के द्वारा जितना साहित्य लिखा गया उसमें वीरता की बात की गई। जो कवि हैं वो आपके सामने वीरता की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं और राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राष्ट्रीय चेतना की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? वीरता की बात की जाती है, स्वाभिमान की और राष्ट्रीय चेतना की बात की जाती है। किसके अंदर? भूषण ग्रंथावली में। किसमें भाई? भूषण ग्रंथावली में आपके सामने तीनों की तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। केशव दास को आचार्य कवि क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भाई आचार्य कवि केशव दास को? क्योंकि इन्होंने काव्य शास्त्र पे ग्रंथ लिखे। किस पे लिखे? जो काव्य शास्त्र है ना उसके ऊपर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया भाई? केशव दास के द्वारा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? देव की कविताओं का प्रमुख गुण क्या है? तो देव के द्वारा जितनी कविताएं लिखी गई उनके प्रमुख गुण क्या है? कोमल भाव और मधुर वर्णन। कैसा भाव आपके सामने? कोमल भाव देखने को मिलता है। कैसा भाव देखने को मिलता है भाई? कोमल भाव से साहित्य का रचना की गई और मधुर वर्णन। मतलब जब आप पढ़ते हो तो आपको एकदम रसानुभूति देखने को मिलती है। भूषण की भाषा शैली कैसी है? ओजस्वपूर्ण और प्रभावशाली भाषा शैली देखने को मिलती है। किस प्रकार की? ओजस्व से भरी हुई और प्रभावशाली भाषा शैली देखने को मिलती है। यूनिट 4 की बात करें, बिहारी और धनानंद के द्वारा लिखे गए हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी आपको पता है रीति काल के प्रमुख कवि है। कौन से काल के? रीति काल के। समझ में आ गया आपको अच्छे से? बिहारी कौन से कवि हैं भाई? आपके सामने रीति काल के प्रमुख कवि देखने को मिलते हैं। बिहारी रत्नाकर किसकी रचना है? बिहारी रत्नाकर बिहारी के दोहों की संकलन है। मतलब जो बिहारी है उन बिहारी रत्नाकर किसके भाई? बिहारी के द्वारा जितने भी दोहे लिखे गए उसको एक काव्य में आपके सामने संकलित कर लिया और उसका क्या नाम लिख दिया? बिहारी रत्नाकर। क्या रखा भाई? बिहारी रत्नाकर के नाम से उसका अपन ने नामकरण कर दिया। भाई कोई भी किताब लिखी गई उसका कोई नामकरण कर दिया जाता है। तो बिहारी के दोहे हैं वो उनकी किताब बिहारी रत्नाकर के अंदर सारे के सारे एक जगह इकट्ठे करके संकलित कर लिया। बिहारी के काव्य की विशेषताएं क्या है? गागर में सागर बनने की कला। मतलब इस प्रकार के साहित्य को लिखा जो बिहारी ने इस प्रकार के साहित्य की रचना की जिसमें उन्होंने कम शब्दों का प्रयोग किया। किसका? क्या? कम शब्दों का प्रयोग किया और कम शब्दों में इतना सब कुछ लिख दिया कि सामने वाला व्यक्ति जब उसको पढ़ता उस साहित्य को तो सारी की सारी चीजें उसको समझ में आ जाती हैं। समझ में आ गया? समाज में सुधार की बात की गई, भक्ति की बात की और अलग अलग प्रकार के जो सुंदर साहित्य इनके द्वारा रचना की गई। इनके रचने कौन से थे? दोहों की रचना इनके द्वारा की गई थी। दोहे वैसे पता आपको एक दो लाइन में बताई जाती है लेकिन एक दो लाइनों में सब कुछ बता दिया जाता है। बिहारी ने किस छंद में काव्य की रचना की? तो बिहारी के द्वारा मुख्यतः क्या लिखे गए थे भाई? आपके सामने दोहा छंद का प्रयोग किया गया। कौन से छंद का? दोहा छंद का अच्छे से प्रयोग किया गया। बिहारी के काव्य की प्रमुख रस कौन सा है? तो बिहारी के द्वारा काव्य में कौन सा रस का प्रयोग किया गया भाई? श्रृंगार रस है उसका प्रयोग किया गया है। कौन से रस का प्रयोग किया गया? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अच्छे से रट लेना भाई, श्रृंगार रस का प्रमुख रूप से बिहारी के काव्य में प्रयोग किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, अच्छे से रट लेना, बिहारी के द्वारा श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। धनानंद किस प्रकार के कवि हैं? तो धनानंद किस प्रकार के कवि? वे भावुक और प्रेम प्रधान कवि हैं। कैसे कवि हैं? जो आपके सामने भावनाओं से भरपूर है।
किससे भरपूर है? भावनाओं से भरपूर हैं और प्रेम प्रदान, मतलब उनके साहित्य में प्रेम की भावना है वो आपके सामने कूट कूट कर भरी हुई है। धनानंद की भाषा शैली कैसी है? तो धनानंद के द्वारा किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया? अत्यंत कोमल, बहुत ही कोमल भाषा का, भावपूर्ण भाषा का और आत्मीय प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। मतलब एकदम कोमल, भावनाओं से भरपूर और आत्मीय भाषा का प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा? धनानंद के द्वारा। धनानंद के कविताओं की विशेषता बताइए। तो धनानंद के द्वारा प्रेम की गहन अभिव्यक्ति की गई। किसकी अभिव्यक्ति की गई है? प्रेम है उसके बारे में गहनता से किसमें बताया गया है? जो धनानंद है उसने प्रेम से संबंधित काव्य की रचना की और खास करके वियोग श्रृंगार रस की। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? जब प्रेमी और प्रेमिका या नायक नायिका तब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उसको वियोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। बिहारी के साहित्य महत्व के बारे में बताइए। तो इनके द्वारा संक्षिप्त दोहे का गूढ़ भाव में भाव प्रस्तुत किया गया, मतलब इनके द्वारा छोटे शब्दों में आपके सामने साहित्य की रचना की गई और उनको जब पढ़ते हो तो गहरा अर्थ निकलता है। कैसा अर्थ निकलता है? आपके सामने उन सबका गहरा अर्थ निकलता है। धनानंद के प्रमुख भाव क्या है? विरह और अनन्य प्रेम से जो साहित्य लिखा गया, किसके द्वारा? धनानंद के द्वारा। तो ये था आपका रीतिकालीन काव्य तथा काव्यांग विवेचना से संबंधित प्रश्न। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।